इस धारावाहिक की 16वीं कड़ी में हमने चर्चा की थी कि अली कुली खां शाहीन बेग नामक लड़के के प्रेम के चक्कर में पड़कर राजकीय आदेशों की उपेक्षा करने लगा, जबकि शाहीन बेग अली कुली खां की ओर देखता भी नहीं था। वह अपनी दृष्टि मुगल अमीरों की औरतों पर टिकाए रखता था। इस कारण अब्दुल रहमान नामक अमीर के भाई मुईद बेग ने शाहीन बेग की हत्या कर दी थी। इसके बाद अली कुली खां ने अकबर के दरबार में आना बंद कर दिया और वह अपनी जागीर लखनऊ में चला गया। इस पर बैराम खां ने अली कुली खां को आदेश भिजवाए कि वह जौनपुर जाकर अफगानों के विरुद्ध कार्रवाई करे। यदि अली कुली खां इस आदेश की पालना करता है तो उसकी मूर्खताएं क्षमा कर दी जाएंगी। बैराम खां ने एक मुगल सेना अली कुली खां की सहायता के लिए भिजवाई तथा सेना के साथ जाने वाले अमीरों को आदेश दिया कि यदि अली कुली खां शाही आदेशों की पालना न करे तो यह सेना अली कुली खां की सहायता करने की बजाय स्वयं अली कुली खां के विरुद्ध कार्यवाही करे तथा उसे उसकी जागीर से निकाल दे। जब मुगल सेना लखनऊ पहुंची तो अली कुली खां इस सेना के साथ जौनपुर के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए रवाना हो गया। अली कुली खां ने बड़ी आसानी से जौनपुर पर अधिकार कर लिया तथा बादशाह की नज़र करने के लिए महंगे उपहार भिजवाए। इससे बैराम खां ने अली कुली खां को क्षमा कर दिया। अब बैराम खां की दृष्टि रणथंभौर के दुर्ग पर टिकी। इस समय रणथंभौर का दुर्ग मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के अधीन था। महाराणा ने राय सुरजन को रणथंभौर का किलेदार नियुक्त कर रखा था। राय सुरजन काफी शक्तिशाली सामंत था और उसने रणथंभौर के आसपास के काफी इलाके दबा लिए थे, जिनमें मुगलों के क्षेत्र भी शामिल थे। बैराम खां ने एक सेना रणथंभौर के विरुद्ध भेजी, किंतु इससे पहले कि यह सेना कोई सफलता अर्जित कर पाती, बैराम खां तथा अकबर के संबंध अत्यंत खराब हो गए, जिसके कारण अकबर ने रणथंभौर से अपनी सेना वापस बुलवा ली और रणथंभौर का अभियान बीच में ही छूट गया। विश्व भर के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिल जाएंगे जब सेवक ने अपने स्वामी से विद्रोह किया हो, किंतु ऐसे उदाहरण एक दो ही हैं जब स्वामी अपने सेवक के विरुद्ध विद्रोह करने पर विवश हुआ हो। खानखाना बैराम खां और अकबर अब इतिहास की उस संकरी घाटी में आ खड़े हुए थे जहां अपने सेवक से भयभीत स्वामी को अपने सेवक से विद्रोह करना था। एक तो सत्ता और सियासत के गलियारे वैसे ही निम्न कोटि के षड्यंत्रकारी जीवों से भरे रहते हैं। उस पर वह समय भी ऐसा ही था जब एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर ही अपनी तरक्की का मार्ग खोलना उचित समझा जाता था। इन दोनों बातों से भी बढ़कर तीसरी बात यह थी कि बैराम खां शिया मुसलमान था और वह अपने चारों ओर सुन्नी मतावलंबियों से घिरा हुआ था। बैराम खां जब भी किसी शिया अमीर को उच्च पद पर नियुक्त करता तो सुन्नी अमीर अकबर से यही कहकर शिकायत करते कि बैराम खां जानबूझकर शियाओं को उच्च पद पर नियुक्त करता है तथा सुन्नियों को निम्न पद पर। जब अकबर ने बैराम खां के कहने पर शेख गदाई को सदर सुदूर पद पर नियुक्त किया तो बैराम खां के शत्रुओं को हल्ला मचाने का अवसर मिल गया। उनकी शिकायतों ने धीरे धीरे अकबर के मन में जगह बना ली। हालांकि बुर्ज अली और मुसाहिब बेग की हत्या दुष्ट नासिरुल मुल्क ने करवाई थी, लेकिन उसने इन दोनों की हत्या का दोष यह कहकर बैराम खां के मत्थे मढ़ दिया कि बुर्ज अली और मुसाहिब बेग सुन्नी थे। शत्रुओं के निरंतर षड्यंत्र करते रहने से बैराम खां का स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा हो चला था, जिससे अकबर को भी उससे बात करने में कठिनाई होने लगी थी।
जब अकबर के मुंह लगे नौकर अपने आप को बादशाह का नौकर समझकर बैराम खां से नित्य नई सुविधाओं की मांग करते और जब बैराम खां मना कर देता तो वे नौकर मुंहजोरी करने लगते। इस पर बैराम खां को क्रोध आ जाता और वह बिना बादशाह से अनुमति लिए नौकरों को दंडित कर देता। यह बात अकबर को बहुत बुरी लगती थी और वह समझता था कि बादशाह को अपमानित करने के लिए बैराम खां बादशाह के नौकरों को दंडित करता है और अपने नौकरों को इनाम बांटता फिरता है। अकबर अपने हाथियों के छिन जाने, तारदी बेग, जलालुद्दीन महमूद व मसूद की हत्या हो जाने, नासिरुल मुल्क का पतन हो जाने तथा बैराम खां द्वारा शमशुद्दीन अतका से निरंतर स्पष्टीकरण मांगते रहने के कारण भी निराश हो चला था। दूसरी ओर अब वह 13 वर्ष का अनाथ और असहाय बालक नहीं रहा था। वह युवा हो चुका था और अफगानिस्तान से लेकर भारत के विशाल भूभाग का स्वामी था। अकबर के मित्रों और चाहने वालों की कमी भी नहीं रह गई थी। इन सब बातों ने अपना रंग दिखाना आरंभ कर दिया। अकबर अब बात बात पर बैराम खां पर संदेह करने लगा था और उससे मन ही मन कुढ़ने और छुटकारा पाने की योजनाएं बनाने लगा था। एक दिन अकबर की नज़र अपनी फुफेरी बहन तथा बैराम खां की बेगम सलीमा बानो पर पड़ी। इस अद्वितीय सुंदरी को देखकर अकबर को अपना लड़कपन याद आ गया। वो भी दिन थे जब वह इस लड़की पर जान छिड़कता था। जाने किन क्षणों में अकबर ने स्वयं को दिल्ली का बादशाह घोषित किए जाने पर यह लड़की बैराम खां को सौंप दी थी। बैराम खां का ध्यान आते ही अकबर की नसों में गुस्से का लावा बहने लगा। उसे लगा कि बैराम खां उससे उसकी हर प्रिय वस्तु छीन रहा है। ईर्ष्या और क्रोध की अग्नि में झुलसकर अकबर इस बात को बिल्कुल भूल ही गया कि बैराम खां कभी भी अकबर का प्रतिद्वंद्वी नहीं रहा। वह तो अकबर का शिक्षक, मित्र और आश्रयदाता था। उसी ने अकबर को तलवार चलाने, घुड़सवारी करने, जंग की तैयारी करने तथा शासन व्यवस्था कायम करने का प्रशिक्षण दिया था। इन सब बातों को भूलकर अकबर ने बैराम खां से मुक्ति पाने का निर्णय लिया तथा 19 मार्च 1560 को शिकार खेलने के बहाने अकबर आगरा के किले से भाग निकला। वह अलीगढ़, जलेसर, खुर्जा तथा सिकंदराबाद होता हुआ दिल्ली पहुंच गया। आगरा से दिल्ली पलायन का इतिहास बड़ा रोचक है। इसकी चर्चा हम अगली कड़ी में विस्तार से करेंगे। अगली कड़ी में देखिए, माहम अनगा ने हरम सरकार का गठन कर लिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।